वेलकम टू एडू सर्च। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव्स टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने सुना होगा, एक चाइना का इनिशिएटिव है। इसमें चाइना जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें उसका एक मैरीटाइम रूट है जो श्रीलंका से होते हुए पाकिस्तान होते हुए आगे अफ्रीका तक जाता है, और दूसरा रूट है उसका लैंड रूट है, तो जो यूरोप तक उसको जोड़ता है। तो पूरी दुनिया आज चाइना के इस इनिशिएटिव से जुड़ चुकी है। कुछ हिस्सों को छोड़ के अधिकांश हिस्सों में ये इनिशिएटिव चाइना का पहुंच चुका है और चाइना का प्रभाव पूरी दुनिया पर है। श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट सबने सुना होगा। हम्बनटोटा पोर्ट को पहले उसको डेवलप किया चाइना ने, उसके बाद फिर जब वो कर्ज नहीं चुका पाया श्रीलंका, तो उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका है वो इस काम के लिए बाध्य हो गया। इसी तरीके से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी डेवलप किया और वहाँ पर अपनी आर्मी को वहाँ पे तैनात करके रखा, यानी कि अपने डिफेंस फोर्सेस को वहाँ पे तैनात करके रखा है। इसी तरीके से उसका इसी BRI का एक हिस्सा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जो कि कश्मीर से होकर गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। वहाँ पर भी इन दोनों में ये पाकिस्तान और चाइना में बात चल रही है कि वहाँ पे उनके ही पर्सनल्स लगेंगे, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगेंगी। तो इंडिया के लिए भी एक चिंता की बात है और इसीलिए इंडिया ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बाकी जो आसपास के कंट्रीज़ हैं इंडिया के, उनमें से कई कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ये न्यूज़ में इसलिए है कि हाल ही में क्या हुआ है कि द यूनाइटेड स्टेट्स एम्स टू रेज 200 बिलियन ओवर 5 ईयर्स, यानी कि आगे वाले जो 5 साल होंगे उसमें $200 बिलियन USA का ये कहना है कि वो रेज़ किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट के थ्रू, सब जगह से वो फंड लाया जाएगा, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। G7 इनिशिएटिव एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, यानी कि ये क्या है, एक G7 का प्रोजेक्ट है। G7 कंट्रीज़ जो इसमें ज़्यादातर आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और हमारी एशियन कंट्रीज़ में इसमें जापान आता है, ठीक है ना। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, ना ही चाइना इसका हिस्सा है। तो अब हम इसके बारे में और जानते हैं आगे, मोर अबाउट न्यूज़। तो द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग G7 पार्टनर्स एंड प्राइवेट कैपिटल एम्स टू हिट 600 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए G7 की, ये तो केवल USA ने $200 बिलियन की बात की है, और G7 कंट्रीज जितने भी हैं और इसमें जितना भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का मिला के $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि आगे किया जाएगा आगे 5 साल में। सेकेंड पॉइंट है द अनाउंसमेंट इज एन ऑफिशियल लॉन्च एंड अ रीब्रांडिंग ऑफ व्हाट हैड बीन रोल्ड आउट लास्ट ईयर एट द G7। लास्ट ईयर G7 में एक मीटिंग हुई थी UK में, तो उसमें एक नया निकल के आया था कॉन्सेप्ट, दैट वाज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है द एफर्ट इज नाउ कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसको क्या कहा जा रहा है, PGII कहा जा रहा है। तो पहले इसको बोलते थे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, अब इसी का दूसरा नाम दे दिया गया है इसको, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो इट सीक्स टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड इन द लास्ट डिकेड, यानी कि पिछले 10 सालों में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, $1 ट्रिलियन का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। G7 कंट्रीज पूरे मिल के आगे के 5 साल में $600 बिलियन के बारे में सोच रहे हैं और उसने $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 10 साल में। तो कितनी बड़ा इन्वेस्टमेंट है आप खुद से सोच सकते हैं। लेकिन चाइना का क्या है कि चाइना अपने इस इनिशिएटिव के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ एस्टिमेटेड। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि चाइना उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, क्योंकि वो ये उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, इसके द्वारा उसने पूरे दुनिया पर प्रभाव डाल रखा है। आगे देखते हैं G7 जो इसमें फंडिंग करेगा, पैसा देगा, तो वो कौन से कैटेगरीज में देगा। तो फर्स्ट है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी मतलब जैसे कि आपकी हाइड्रो पावर है, इसके अलावा सोलर सिस्टम है, जो भी क्लीन एनर्जी के सोर्सेस होते हैं उनको डेवलपमेंट, हाइड्रोजन है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके डेवलपमेंट में काम करेगा। सेकेंड है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम, कोविड-19 तो सबके सामने है कि हेल्थ सिस्टम दुनिया का कैसा है, सबको दिखाई दिया कि अगर कोई ऐसी पैंडेमिक आ जाती है तो किस हद तक हम लोग तैयार हैं। थर्ड है जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काम किया जाएगा। अब इसमें काम क्या किया जाएगा, चाहे जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो पुलिस में हो, या फिर जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, इसके अलावा जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ, वहाँ पे महिलाओं को प्राथमिकता मिले और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है वो इनके द्वारा किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लोग पूरी दुनिया से, ग्लोब से जुड़ सकें और जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनका फ़ायदा उन तक पहुँच सके। इसके बाद है
At the center of PGII is a different approach to financing infrastructure projects. So using limited government funding to catalyze greater volumes of the private capital. इसमें ये एक अलग बात है, चाइना का जो प्रोजेक्ट है, चाइना के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट फंडिंग है टोटली, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि प्राइवेट फंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज हैं, जो भी इंटरेस्टेड पर्सनस हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बता रखा है, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। सो इट इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी कि ये कहाँ एशिया से स्टार्ट हो रहा है, अफ्रीका तक जा रहा है, वहाँ यूरोप तक जा रहा है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी कि कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाली एक पॉलिसी है एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। और इसमें क्या किया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कहने को है कर्ज दिया जाता है एक तरीके से, वहाँ पे उसको कंट्री को पर्टिकुलर को कर्ज दिया जाता है कि आप यहाँ पे ये डेवलप कीजिए, पोर्ट डेवलप कीजिए, रोड डेवलप कीजिए, रेलवे नेटवर्क डेवलप कीजिए, जो भी आप करना है। उसके बाद मुश्किल टर्म्स पे यानी कि बहुत ही कठिन टर्म्स पे उनको ये कर्जा दिया जाता है और जिनको चुकाने में उनको बाद में दिक्कत होती है और कर्ज में फंस जाते हैं और उसकी स्ट्रैप पॉलिसी में फंस जाते हैं। सो विच एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज अलॉन्ग द रूट ऑफ द हिस्टोरिक सिल्क रूट। पहले ऐसा माना जाता है कि चाइना से बहुत ज़्यादा सिल्क का ट्रेड होता था, क्योंकि चाइना ही वो कंट्री है जहाँ पे सिल्क की शुरुआत हुई और वहीं से पूरी दुनिया में सिल्क फैला। तो जो सिल्क का रूट था यानी कि ट्रेड होते थे, उन्हीं रूट्स पे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे बढ़ाया गया है। सो इट वाज अनवेल्ड इन 2013। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2013 में हुआ था बाय चाइना एंड अंटिल 2016 वाज नोन एज OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसको कहा गया। सो अकॉर्डिंग टू द बेल्ट एंड रोड पोर्टल करेंटली 71 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन द इनिशिएटिव। कितनी कंट्री? 71 कंट्रीज इसमें टेक पार्ट कर रही हैं यानी कि हिस्सा ले रही हैं और मोर देन अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स GDP यानी कि जो भी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं वो दुनिया का 1/3 GDP का हिस्सा रखती हैं। इसके अलावा 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में है जहां पर इसका इन्फ्लुएंस है। BRI कंबाइंस 2 इनिशिएटिव्स। एक तो इसमें क्या है, वो हमने जो डिस्कस किया लैंड वेस्ट सिल्क रोड है इकोनॉमिक बेल्ट जो बनाई गई है। सो फर्स्ट इज द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट यानी कि जो आपकी चाइना से स्टार्ट होती है और ये इंडिया के POK से निकल के पाकिस्तान वहाँ आपके यूरोप से निकल यूरोप तक पहुँचती है। सेकेंड है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। एक मैरीटाइम सिल्क रोड जो आपके साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ श्रीलंका और वहाँ अफ्रीका तक जाता है। तो ये पूरे यहाँ पे आपको फिगर में अच्छे से दिखा रखा है। चलो हम इसको देख लेते हैं एक बारी। हाँ देखो स्टार्ट हो रहा है, इसके जियान प्रोविंस से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे जाते हुए ये ग्वादर तक गया है इंडिया होते हुए। दूसरा ये रूट इस तरीके से यहाँ जा रहा है, ये देखो ये यूरोप तक यहाँ तक रोटरडम तक गया है। ये इसका क्या है, ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है। और सेकंड है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो मैरीटाइम देखो यहाँ से इसके होते हुए ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से यहाँ कोलकाता इंडिया का कोलंबो और यहाँ ग्वादर तक जा रहा है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये सुएज कैनाल से आगे बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है, ये वेनिस की यूरोप तक पूरा एंटर कर रहा है। तो बस आपको एक बार क्या करना है कि 2-4 सिटीज़ याद कर लेनी है इनमें से और इसको मैप पे एक बार बना लेना है, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप अगर मैप इस तरीके से बना के इसको क्लियरली दिखा देंगे कि ये नैरोबी तक यहाँ जा रहा है और यहाँ ग्वादर तक जा रहा है, यहाँ वेनिस तक जा रहा है और यहाँ पे ये वाला लैंड रूट कहाँ कहाँ जा रहा है, रोटरडम, बस यहाँ रोटरडम याद कर लो, लास्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट याद कर लो, बीच में एक आध जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। तो इतना अगर आप कर लेते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्या वाई अल्टरनेटिव्स टू BRI आर इमर्जिंग यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके अल्टरनेटिव्स की दुनिया को ज़रूरत क्यों है और ये क्यों उभर के आ रहे हैं। तो पहला है फ्रेगमेंटेड नेचर यानी कि एक ये कोई कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी नहीं है कि इसने चाइना ने ये रूल सेट कर दिए, दुनिया को सबको पता है कि भाई ये रूल्स हैं, इन कंडीशंस पे कर्ज दिया जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना जिस कंट्री के पास जा रहा है वो अपने इंटरेस्ट को देख के, अपने हितों को देख के उस कंट्री के साथ अलग अलग तरीके के डिफरेंट टर्म्स पे वहाँ पे समझौता कर रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है। तो इसलिए एक यूनिफाइड और कोहेरेंट स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है और इसी को देखते हुए चर्चा चल रही है। सेकंड हम जाते हैं ओपेक नेचर कॉजिंग मिसट्रस्ट यानी कि इसकी पॉलिसी के बारे में किसी को पता नहीं है। सो BRI एंड द लोन्स ऑन विच इट इज़ बिल्ट इज अनदर मेजर कंसर्न यानी कि जो लोन दिया जा रहा है वो ऐसे टर्म्स पे दिया जा रहा है, एक तो वो पता नहीं है, पर्टिकुलर कंट्री को पता है तो वो बहुत ही मुश्किल टर्म्स होते हैं जो कि कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। सो द चाइनीज गवर्नमेंट हैज़ नेवर पब्लिश डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड टर्म्स ऑफ द बेल्ट एंड रोड लोन्स। सो दिस वैक्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन फीड्स द कन्फ्यूजन एंड मिसट्रस्ट जो भी हमने डिस्कस किया था। जब ये किसी को नहीं बताएगा भाई ये किस टर्म्स पे लोन दे रहा है दूसरी कंट्रीज़ को, तो लोगों के बीच में यानी कि कंट्रीज़ के बीच में क्या होगा, कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्यूजन होगा और मिसट्रस्ट भी होगा चाइना के प्रति। इसके बाद है डेट ट्रैप पॉलिसी, तो जो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, यानी कि क्या कर रहा है, ये मैनिपुलेटिव ग्लोबल स्ट्रेटेजी है इसकी। ये अनसस्टेनेबल लोन्स दे रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को।
इस तरीके के लोन्स दे रहा है जो वो नहीं चुका सकते, और वहाँ पे लेवरेज गेन कर रहा है, यानी कि वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को। सो द एक्यूजेशन वाज स्पार्क्ड बाई प्रोजेक्ट सच एज द हम्बनटोटा पोर्ट डेवलपमेंट। हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया। हम्बनटोटा पे यहाँ पे डेवलपमेंट किया, श्रीलंका को कर्जा दिया, श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए, भाई कहाँ से देगा इतना पैसा। लेकिन वहाँ की जो सरकार है उन्होंने पहले ऐसा सोचा नहीं है, बस टर्म्स एंड कंडीशंस देखे नहीं और साइन कर दिया कि भाई चलो करो डेवलपमेंट। अब देना पड़ गया 99 साल के लिए, भाई देना ही पड़ेगा जब ऐसी कंडीशंस पे आप बातचीत बढ़ाओगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल बैकलैश, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रिया इसके प्रति दुनिया में हो रही है, एक ये भी कारण है। सो BRI प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट यूजिंग लो इंटरेस्ट लोन्स एज अपोज टू एट ग्रांट्स, यानी कि दुनिया में जो ग्रांट्स दी जा रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, उनको अपोज करने के लिए ये बहुत ही लो इंटरेस्ट पर लोन दे देता है कहीं कहीं। तो सम BRI इन्वेस्टमेंट्स हैव इन्वॉल्व ओपेक बिडिंग प्रोसेसेस। बिडिंग प्रोसेसेस भी काफ़ी ओपेक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट का ओपेक जो है वो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट वर्ड है, तो काफ़ी ओपेक है। वहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, काफ़ी अपारदर्शिता है। वहाँ पे चाइनीज़ फर्म्स ही कुछ जाती हैं, अपने हिसाब से वहाँ पे बिडिंग होती है, उनमें से लो कॉस्ट पे बोल देते हैं भाई कि इतने पैसे इतना अमाउंट देना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम हो रही है और प्रोजेक्ट काफ़ी लोग कैंसिल करके चले जा रहे हैं, तो जिससे कि इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है। इसी तरीके की राजनीतिक प्रक्रिया 2018 में मलेशिया में देखने को मिली थी, जहाँ पर लोग कैंपेन करने लगे थे और बोल रहे थे कि BRI इनिशिएटिव्स को ओवर प्राइस्ड करके बताया जा रहा है, यानी कि जितना प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ उससे ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये मलेशिया में कैंपेन चला था 2018 में, काफ़ी न्यूज़ में आया था। इसी तरीके का एक और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को लेके है चाइना का, कि भाई जहाँ पे भी भाई कोई भी लैंड है वहाँ पे दूसरे कंट्री की अगर मिलिट्री इस तरीके से आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता यानी कि उसकी सॉवरेनिटी पे तो खतरा है ना, तो सॉवरेनिटी का मुद्दा सामने आ जाता है। तो इसके लिए भी इसकी राजनीतिक आलोचना देखने को मिलती है। उसके बाद स्लो प्रोग्रेस ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। इसमें इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ में है, यहाँ पे डेटा भी दे रखा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार 35% जितने भी इसके BRI की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं हैज़ एनकरेज्ड मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स सच एज करप्शन होता है, यहाँ पे स्कैंडल्स हैं, लेबर वायलेशंस हैं, यानी कि जो लेबर लॉज होते हैं उनका वायलेशंस देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं, एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसके अलावा पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो एक ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेस, क्योंकि पब्लिक भाई चाइना की पॉलिसी को जान चुकी है। आज के ज़माने में सभी के पास इंटरनेट है, यूज़ कर रहे हैं, लगभग सभी यूज़ कर रहे हैं और TV देख रहे हैं, तो न्यूज़ देख रहे हैं, तो सबको पता है कि चाइना की पॉलिसी क्या है। तो जिस भी कंट्री में चाइना अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने जाता है तो कहीं ना कहीं छोटे या बड़े कैंपेन देखने को मिलते हैं, इससे और देरी हो रही है। तो अब उसके बाद है एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो एक ये भी नेगेटिव है कि चाइना जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। सो दिस इज़ अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। अब इसके बाद इंडिया के क्या कंसर्न है, इसको BRI को लेके इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इंडिया का कंसर्न है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। जियोपॉलिटिकल में हम देख चुके हैं वैसे। तो इंडिया इज़ पार्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द BRI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन द स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज एंड इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स। आपने अभी मैप देखा था कि कहाँ देखो पूरा इंडिया को घेर के रखा हुआ है। म्यांमार से स्टार्ट हो रहा है साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, फिर उसके बाद श्रीलंका से आपका यहाँ अफ्रीका चला गया है, फिर वहाँ जो यूरोप की तरफ गया, तो भारत को नीचे से पूरा घेर लिया है, इसी तरीके से ऊपर से पूरा घेर लिया है। तो फिर इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो इंडियन ओशन रीजन में पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होती हुई दिख रही है और सिक्योरिटी भी इंडिया की कंप्रोमाइज़ होती हुई दिख रही है। तो इसलिए ये जियोपॉलिटिकल इंडिया के लिए कंसर्न है। और ये जो इंडियाज़ कंसर्न है अबाउट BRI, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने की क्वेश्चन बनेगा तो ये वाला बिल्कुल बनेगा और इसमें से आप डाल सकते हैं। सो सेकेंड है सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। CPEC के बारे में हमने देखा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये क्या है, आपका जो POK है उससे निकल के जा रहा है और इंडिया मानता है कि POK इंडिया का हिस्सा है। अभी उस पर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया और आप वहाँ से रोड निकाल रहे हैं पाकिस्तान से अनुमति लेके, तो आप कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए सही नहीं है। सो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स टू BRI। ये तो अभी देखा G7 का है, अब इसके अलावा और इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं अभी तक, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। का एक यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें क्या है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू मोबिलाइज अब द 300 बिलियन यूरो। कितना पैसा? 300 बिलियन यूरो इसमें लाया जाना था इन्वेस्टमेंट के लिए बिटवीन 2021 एंड 2027 टू अंडरपिन इन अ लास्टिंग ग्लोबल रिकवरी।
यानी कि जो भी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करना था तो वो कितना था, $300 बिलियन। सो इट विल सपोर्ट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पेक्टिंग हाईएस्ट सोशल एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो इट इज़ अ यूरोपियन स्ट्रेटेजी टू बूस्ट स्मार्ट क्लीन एंड, मतलब टोटल यही बात की गई। आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, और आपको अगर डालना भी है मेंस में भी डालना है तो बस इतना पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का भी एक ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट था, जिसमें क्या है यूरोपियन यूनियन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वो क्लीन एनर्जी में किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा, है ना, और एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च सिस्टम में, इन सब में पैसा लगाया जाएगा। बस इतना सा पता है, बहुत है। आगे एक और आपने सुना होगा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये इंडिया ने और जापान ने मिलकर 2017 में स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू ये एक बायलैटरल पार्टनरशिप है। अफ्रीका में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, और वो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्वालिटी वाला हो और सस्टेनेबल हो। यानी कि वहाँ पे सोशल एंड ट्रांसपोर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाएगा। तरीके का एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव भारत और जापान ने मिलकर लिया है। इसमें आगे लिखा हुआ है, इट एम्स टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन वर्ल्ड order while also providing an alternative to China's increasing investments and influence in Africa। अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो, वहाँ कम से कम हो, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, और ये फ्री एंड ओपन है ना। सो ये फ्री एंड ओपन वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देता है। इसमें कोई ऐसी बाध्यताएं नहीं है, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को किसी भी तरीके से बाध्य करें। पर G7 के बारे में दिया है, तो G7 के बारे में तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको लगभग सभी को पता होता है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्या है, इनफॉर्मल फोरम है ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इनफॉर्मल फोरम वो होता है जिसका कोई अपना एक हेडक्वार्टर नहीं होता है, इस तरीके से मिल जाते हैं, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो फोरम होते हैं वो इनफॉर्मल फोरम होते हैं। तो ये भी एक इनफॉर्मल फोरम है, किसका, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, पैसे वाली, उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, विच डोमिनेट ग्लोबल ट्रेड। अभी जब पैसे वाले हैं तो ट्रेड को तो डोमिनेट ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम है, वित्तीय व्यवस्था है, उसको भी ये डोमिनेट करते हैं। एनुअली टू डिस्कस इशूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, है ना। सो बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ अदर इशूज टॉपिकल टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन। यानी कि हर साल ये मिलते हैं और वहाँ पे इनकी बातचीत होती है कि कौन कौन से ये ग्लोबल इशूज़ हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है और इनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है। सो इट इंक्लूड्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके एंड यूएसए। आपको क्या याद रखना है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है और यूएसए। तो आपको अगर एमसीक्यू में आता है तो ये आपको कंट्रीज़ के नाम पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एशिया से केवल एक ही कंट्री है, वो है जापान। तो अब एशिया का ऑप्शन कोई भी दिया जाता है, इंडिया दिया जाता है, चाइना दिया जाता है, रशिया दिया जाता है, तो वो कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। तो आप बस आपको इतना ऐसा याद रखना है कि एशिया से केवल जापान है। अगर आपको इतना भी पता है तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। सो इन एडिशन टू द कोर नेशंस देयर आर अदर इन्वाइटी नेशंस। तो वहाँ पे इन्वाइटी नेशंस भी हैं। सो दैट आर डेमोक्रेसीज एंड क्लासिफाइड इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो इंडिया भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। सो इन द रिसेंट समिट फॉर एग्जांपल इंडिया वाज इन्वाइटेड अलॉन्ग विद अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका एज गेस्ट्स। तो इंडिया को भी इन कंट्रीज़ के साथ वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो इंडिया भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और काफ़ी दुनिया पर प्रभाव रखता है, और अभी हाल ही में कुछ ही वर्षों में देखने को मिला है कि इंडिया का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बढ़ा भी है। उसके बाद है, सो देयर आर ऑल्सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO विच आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नेंस। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और इसके अलावा G7 भी इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एक अपना एक अच्छा महत्व रखता है। आफ्टर दैट रसिया का बता रखा है कि रसिया पहले G7 में 1998 में आया था, तब ये G8 हो गया था, बाद में 2014 में इसको अलग कर दिया गया था, क्योंकि इसने क्या किया था 2014 में 13-14 में इसने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी और फिर इसको अलग कर दिया गया था। सो स्टार्टिंग में ये G7 था, फिर G8 बना और रसिया फिर अलग हो गया, तो फिर से ये G7 हो गया। अब इसका एक लाइव कैंपेन है G7 का, तो वो लाइव कैंपेन हम देख लेते हैं क्या। दिस इज व्हाट लाइव कैंपेन। सो एट द रिसेंट G7 समिट इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो भी इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जो हमारी है वो इको फ्रेंडली रहे, तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, यानी कि COP26 हुआ था जो 2021 में ग्लासगो में, वहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस तो गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाके और कहाँ पे COP26, एक तो COP26 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो तो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि ये है क्या लाइफ कैंपेन। तो ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन है एक, यानी कि लोगों का जो रहने का तरीका है वो कैसा हो, इको फ्रेंडली हो और इसको एनकरेज किया जाए। और किसने इसको स्टार्ट किया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे किया था, COP26 में। COP26 कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया गया, वही बात है, इसमें रीइंफोर्स करना है और इनेबल करना है किसको, एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर्स टू बी सेल्फ सस्टेनेबल, यानी कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखो, इट्स विजन इज टू लिव अ लाइफस्टाइल दैट इज द ट्यून विद आवर प्लैनेट एंड डज नॉट हार्म इट, यानी कि प्लैनेट हमारा है उसको किसी भी तरीके से, अभी आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट फायर्स कितनी बढ़ रही हैं, है ना, पैंडेमिक्स देखने को मिल रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और जो बारिश है जिस मौसम में होनी चाहिए उस मौसम में ना होगी, किसी और मौसम में हो रही है। तो इस तरीके से कितना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारा प्लैनेट जैसा है हरा भरा रहे, अच्छा रहे, तो उसी को देखते हुए एक प्रो प्लैनेट पीपल इनिशिएटिव है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस में एजेंडा 2022 में आया था, वहाँ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को दोहराया था कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंडिया के रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इंडिया ने ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं या लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो हम इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया है, कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस अपनी कंट्रीज़ पे पॉजिटिवली डाल सके, लोगों जो कंट्रीज़ हैं उनके मन में इंडिया की जो छवि है वो बेहतर और अच्छी हो सके। तो इसमें पहला है मौसम प्रोजेक्ट। मौसम प्रोजेक्ट क्या है, जो बायलैटरल टाइज होती हैं, द्विपक्षीय संबंध होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन रीजन में ये लाया गया था। सेकंड है सागर, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या किया गया, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जो भी हमारे क्षेत्र है, इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे जितनी भी ग्रोथ हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, और इन कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी है वो किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना हो। पहला है प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम इंटरेस्ट, तो जो भी अपने इंडिया के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो भी कंट्रीज़ हैं उनके मैरीटाइम इंटरेस्ट जो हैं उनको भी ध्यान में रखना, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेकंड है एनहांसिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द लिटोरल, यानी क्या, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन, मान लो किसी कंट्री को जरूरत है, अभी श्रीलंका को पैसे की जरूरत है, तो भारत अगर उसकी मदद करता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है और इंडिया उस टाइम पे आगे बढ़ के आता है, इंडिया के लिए भी दूसरे कंट्रीज आते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ेगा, और ये सागर इनिशिएटिव का एक पॉइंट है। एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बढ़ाने की बात की गई है कि सिक्योरिटी में जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे जैसे NDA है, IMA है, AFA है, INA है, इनमें इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। काफ़ी हमारी जो कंट्रीज हैं आसपास के, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा आपके म्यांमार के कुछ पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाए। और इसके अलावा प्रमोटिंग कलेक्टिव एक्शंस टू डील विद द मैरीटाइम थ्रेट्स। मैरीटाइम थ्रेट्स जो भी हैं, जैसे कि मैरीटाइम थ्रेट्स क्या है, जैसे कि पायरेसी है, यानी कि जो समुद्री डकैत होते हैं वो जो भी शिप जा रहे होते हैं उनके माल को लूट लेते हैं। इसके अलावा अब हमारे यहाँ जो 26/11 का अटैक हुआ था वो मैरीटाइम रूट से ही आए थे। तो इस तरीके के मैरीटाइम थ्रेट्स जितने भी हम सब मिलके उनको सुलझा सकते हैं। सो इसके बाद है बिल्डिंग ऑफ ग्रेटर ट्रस्ट एंड प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर मैरीटाइम रूल्स, नॉर्म्स एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो या दुनिया की जो भी संस्थाएं हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मैरीटाइम रूल्स बनाती हैं, मैरीटाइम में कोई गलत काम ना हो समुद्र वगैरह में, तो इसलिए उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, उन प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, और सब समुद्र है, जो एक ये संसाधन है, उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें, जिससे कि उनमें जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान ना हो और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अगर इसमें तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा डिस्कशन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।